जी नाजरीन, वेलकम बैक। हमने सवाल एक डॉक्टर साहब से करना था कि एंटी टीबी ट्रीटमेंट जो है आखिरकार सुना है कि बहुत ज़्यादा अब इफ़ेक्टिव हो गई है, मगर बहुत लंबी है और उसकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं और लोग जो हैं वो उसके साथ कंप्लायंस नहीं कर पाते। सो अद विचकार जो है ट्रीटमेंट अगर छोड़ दें, इज़ दैट बैड? और दूसरी बात यह है कि जो पूरी कर भी लें तो क्या वो क्योर हो जाते हैं टोटली? ये जी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की जहाँ तक बात है वो तो तकरीबन 6 to 8 months है। एक ऐसा पेशेंट जो कि मेडिकेशन शुरू कर रहा है, तो पेशेंट्स जो है अगर तो उनमें ढीठ किस्म के जरासीम नहीं है, रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, तो इसी ट्रीटमेंट में वो ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्योर बट हो आई सकते डू हैं। अंडरस्टैंड कि कोई 6 महीने की ट्रीटमेंट है, कोई 9 महीने की, कोई साल की, मतलब लंबी वो लंबी जी ट्रीटमेंट है। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस के। अगर पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंस है तो उसकी तकरीबन 2 साल तक भी ट्रीटमेंट हो अच्छा सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसी सूरत में अगर पेशेंट कंप्लायंट रहता है, हर रोज मेडिकेशन लेता है, टाइम पे लेता है और उसमें कोई नागा नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब पेशेंट की अलामात बेहतर होती हैं, खांसी बुखार वगैरह बेहतर होता है, तो लोग समझते हैं कि शायद मैं ठीक हो गया हूं। उस सूरत में ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पेशेंट की जो इन्फेक्टिविटी है, वो तकरीबन अगर एक पेशेंट 2 हफ्ते ट्रीटमेंट ले लेता है, तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो दूसरों को डिजीज ना ट्रांसमिट अच्छा, करे। 2 हफ्ते में? 2 हफ्ते में ही। लेकिन जो उसका मुकम्मल क्योर है वो उसको तकरीबन 8 months का ट्रीटमेंट रेगुलर चाहिए होता है। सही सही सही। दूसरी जो आपने बात कही कि टीबी का ट्रीटमेंट महंगा है, महंगा हरगिज नहीं है। दवाएं इसकी सस्ती हैं, तकरीबन रोज 25, 30, 40 रुपए तक का ट्रीटमेंट हो सकता है, जो ज्यादातर लोग अफोर्ड कर लेते हैं। बाज मजदूर तबका तो हर रोज की भी दवाई खरीद लेता है और रोजाना भी लोग खा लेते हैं। और जो समझते हैं लोग कि इलाज जरूरी है, तो वो क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और है तो इन्फेक्शन ही, अगर तो दोबारा सोर्स परसिस्ट करे, दोबारा ऐसी जगहों पे जहाँ पे पेशेंट्स हैं या घर में एक पेशेंट मौजूद है, तो दोबारा भी होने के चांसेस हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, 1200 रुपया बनता है महीने का, जी तो कई लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे आपने मजदूर तबका का, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इस चीज़ को करें। और फिर जैसे घर में एक नहीं दो लोग हों, फिर तो देन इट बिकम्स तो रियली सोशल डिफिकल्ट। फैक्टर्स तो अपनी जगह पे हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ जो से सपोर्ट कर मेडिकेशंस रही मिल हैं। जाती हैं, ठीक सपोर्ट है, मिल जाती हैं। ठीक है। अगर तो लोग वाकई अपनी नीयत से हिम्मत करें, कोशिश करें, तो बहुत सारे लोग हैं जो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सही सही। अच्छा, तो जो बीच में आधा छोड़ देते हैं, डू यू थिंक दैट्स डेंजरस? जी दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि दैट कैन प्रोमोट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसी अगली सूरत बार फिर वो दवाई नहीं असर अगली करेगी? बार फिर पॉसिबिलिटी होती है कि वो दवाई शायद असर ना करे। और जो सेकंड लाइन ड्रग्स होती हैं, ऐसी दवाएं जो कि रेजिस्टेंट टीबी के लिए यूज होती हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उनके कॉस्ट भी ज़्यादा है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, और उनकी एफिकेसी भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी जो शुरू में जो दवाइयाँ मिलती हैं, जिनके साथ पेशेंट को ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नसीम अख्तर की ईमेल है, वो कहती हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को बीसीजी का टीका लगवाया हुआ है, तो क्या अब उसको ट्यूबरकुलोसिस नहीं होएगी? बीसीजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन, जो कि हमारे मुल्क में तो पैदा होते ही बच्चे को लगा दी जाती है। लेकिन इससे 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलती कि टीबी बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक पेशेंट को, एक बच्चे को बीसीजी लग गई है और अगर उसके अंदर टीबी के जरासीम जाते हैं, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो टीबी फैलेगी नहीं। ठीक है। ऐसे बच्चे जिनको बीसीजी नहीं लगी, हाँ। उनमें टीबी फ्लेयर करके बॉडी में कहीं भी जा सकती है, ब्रेन तक पहुंच सकती है, लंग्स में डिसमिनेट कर सकती है। तो जो डेंजरस फॉर्म्स ऑफ टीबी हैं, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ बीसीजी। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस अमूमन, जैसे अभी आपने ये बात की, इज़ नॉट जस्ट अ डिजीज़ ऑफ द लंग्स, हालांकि लेकिन लंग्स की ज़्यादा होती है, ब्रेन में भी हो सकती है, हड्डियों में भी हो सकती है, एनी ऑर्गन इन द ग्लैंड्स, बॉडी, किसी एनी भी ऑर्गन, एनी किसी भी ऑर्गन, ऑर्गन में हो सकती है। स्किन पे हेयर फॉलिकल से लेके ब्रेन तक। मतलब जो ट्यूबरकुल इतना फजूल उसका है, सोचेंगे। मुझे ये बताएं कि जो है पल्मोनरी टीबी, वो क्या प्राइमरी कॉज होती है, ये तमाम सेकेंडरीज होती हैं, कि ये भी हो सकता है कि कोई और प्राइमरी जगह हो जहाँ पे हुआ है और टीबी? भी प्राइमरी जगह हो सकती हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या स्किन है, जहाँ से टीबी मे बी के लंग्स में ना स्टार्ट हुई हो और डायरेक्ट वहाँ से। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन्स के ट्यूबरकुलस फोकस जो होता है वो लंग्स से ही डिसमिनेट करके बाकी ऑर्गन्स जैसे किडनीज हैं या इंटेस्टाइन्स हैं या स्केलेटन है, जहाँ पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे फिर रीएक्टिवेट होके। ओके, व्हाट आर द टेस्ट जो एक आम बंदा पहले डॉक्टर्स पे जाने से, एक तो डॉक्टर के पास पहले बेचारा जाता है,
फिर डॉक्टर टेस्ट लिख के देता है, फिर वो बेचारा फिर जाता है, फिर वो फीस देता है और फिर डॉक्टर साहब टेस्ट देखते हैं। तो एक आम इंसान जो है वो क्या टेस्ट कराए कि अगर उसको शक हो कि ट्यूबरकुलोसिस है या उनके घर में किसी को है या किसी जो अमूमन डोमेस्टिक हेल्प होती है उनका बहुत ज़रूरी है कि अगर वो आपका खाना वगैरह बना रहे हैं तो दे शुड बी ट्यूबरकुलोस फ्री। तो उनका ये है कि कौन से टेस्ट कराने चाहिए? ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बेसिक जो टेस्ट जिससे टीबी जो डायग्नोज होती है दैट इज डन बाय एग्जामिनिंग द स्प्यूटम ऑफ द पेशेंट। जो बलगम का जो मुआयना है जिसमें टीबी के जरासीम नजर आते हैं वो चेक करना जरूरी है इसकी डायग्नोसिस की कंफर्मेशन के लिए। दूसरा, स्क्रीनिंग के लिए चेस्ट एक्सरे हैं जो सिंपली यूज हो सकते हैं, लेकिन इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि लोग इसको ओवर यूज ना करना शुरू कर दें, क्योंकि रेडिएशन के भी अपने हैजर्ड्स हैं। इट्स बेटर कि अगर अलामात नहीं बेहतर हो रही तो इट्स बेटर कि एक डॉक्टर को ही कंसल्ट करें, उनसे मशवरा करें और फिर उनकी मौजूदगी में अगर वो रिकमेंड करते हैं तो एक्सरेज या बलगम का मुआयना जो है वो करवा। जो एक ब्लड टेस्ट होता है मोनोडॉट टेस्ट होता है, माइक्रोडॉट, वो नहीं इतना स्पेसिफिक। देखिए ब्लड के जो टेस्ट हैं ये सारे नॉन स्पेसिफिक हैं। अच्छा, इसलिए इनकी बेस पे टीबी को नहीं क्योर डायग्नोज किया जा सकता। इट्स बेटर कि जब ऑर्गेनिजम्स नजर आए तो उस वक्त को एग्जामिन करें तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। इवन चेस्ट एक्सरेज कैन बी रॉन्ग एट मेनी ओकेजन्स। मिसलीडिंग हो जाते हैं। समटाइम्स एक्सरेज ऐसे मिसलीडिंग होते हैं कि तकरीबन 30 to 40% ऑफ WHO एक्सपर्ट्स ने एक्सरेज पे ओपिनियन दी एंड दैट वाज रॉन्ग। अच्छा, तो इसलिए चेस्ट एक्सरे को प्राइमरीली एक फोकस बना के डायग्नोज करना इज नॉट राइट। सही है। तो मतलब ऐसे लोग बेहतर है कि फिर क्या करवाएं? स्प्यूटम एग्जामिनेशन इज सुपीरियर, इट इज रिकमेंडेड एग्जामिनेशन। और अगर उसमें जरासीम आ रहे हैं तो देन पल्मोनोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट जो है उनको चेस्ट स्पेशलिस्ट के अलावा बाकी फिजिशियंस भी ट्रीट कर लेते हैं। जनरल फिजिशियंस, जनरल प्रैक्टिशनर्स भी ट्रीट कर लेते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि वो एक खास चेस्ट फिजिशियन के पास ही जाएं और वहाँ जाके ट्रीटमेंट करवाएं। सिंपल डॉक्टर्स भी जो है वो इसको ट्रीट कर लेते हैं इफ़ दे आर एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग टीबी पेशेंट्स, इफ़ दे कैन मैनेज देयर साइड इफेक्ट्स। जीपीज जो हैं अगर वो भी मैनेज कर रहे हैं और उनको अवेयरनेस है और वो साइड इफेक्ट्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं तो वो भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। ओनली स्पेशल फॉर्म्स जहाँ पे रेजिस्टेंट टीबी हो या पेशेंट जो ठीक नहीं हो रहा, उस सूरत में दे शुड बी रेफर्ड टू ए पल्मोनोलॉजिस्ट। सही। यानी कि आप कह रहे हैं कि मतलब बहुत ही काम जरा औखा हो जाए तो फिर आपके पास आए हैं। हाँ जी, ज़रा सही। अच्छा, ये बताएं कि एस्थमा में इनहेलर्स का यूज़ जो है उस पर ये समझा जाता है कि देर स्टीरॉइड्स, ठीक है, दे आर स्टीरॉइड्स, मगर लोग कहते हैं कि जी एक तरफ डॉक्टर कहते हैं स्टीरॉइड्स, हाँ वो स्टीरॉइड है, वो होम्योपैथ की हकीम की दवाई नहीं लेनी, उसमें स्टीरॉइड है, और साथ आप हमें स्टीरॉइड्स दे रहे हैं। ऑफ कोर्स द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ स्टीरॉइड्स इज डिफरेंट, लेकिन आप फिर क्या अपने पेशेंट को कैसे समझाते हैं कि भाई इनहेलर आप इस्तेमाल करो, दिस इज़ मोर लाइफ सेविंग फॉर यू देन द लेसर ईविल बन जाता है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपने कंसर्न जो रेज किया, क्योंकि अक्सर लोगों का कंसर्न होता है दे आर रिलक्टेंट टू यूज़ द इनहेलर्स। और बहुत सारे हमारे लोगों की मिसकंसेप्शन ये है कि वो समझते हैं कि शायद जो इनहेलर्स हैं ये एडिक्टिव हैं, इनहेलर्स जो हैं वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं और शायद ये लास्ट ट्रीटमेंट है। ये ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की जिनको क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। इनहेलर्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पहली चीज़, वो आखिरी ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि इनहेलर्स में जो स्टेरॉइड्स हैं, जो मेडिकेशंस हैं, दे आर इन माइक्रोग्राम्स। और बहुत सारी स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि जिन लोगों ने लाइफ लॉन्ग भी यूज़ किया इनहेलर्स उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए या बहुत थोड़े साइड इफेक्ट्स हुए। अगर एक पेशेंट एक टैबलेट रोज की लेता है 10 मिलीग्राम की, ठीक है, और दूसरी तरफ वो 100 माइक्रोग्राम्स इनहेलर फॉर्म में लेता है, तो कितना फर्क है? तो बहुत ज्यादा फर्क है। और फिर ये है इनहेलर्स के साथ आप डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन को मैनेज कर रहे हैं, आप डायरेक्ट डिलीवर कर रहे हैं मेडिकेशन को लंग्स में, तो बाकी उसके जो सिस्टम्स में साइड इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इनहेलर्स फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इनको रेगुलर लेना चाहिए, हर रोज लेना चाहिए ताकि एडिक्वेट प्रिसाइज कंट्रोल अचीव किया जा सके आसमा में। सही कह रहे हैं। तो ये इवन बच्चे भी यूज कर सकते हैं? जी, इवन बच्चे भी यूज कर सकते हैं। सो इट्स बेटर, है ना, बेटर देन अ टैबलेट। एग्जैक्टली। अच्छा, जो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है अंडर ट्रीटमेंट, जी, वो रोजा रख सकते हैं?
यस, व्हाई नॉट? अगर तो पेशेंट में हिम्मत है, क्योंकि मेडिकेशन सिर्फ एक मरतबा लेनी होती है टीबी वाले पेशेंट ने। अगर अदरवाइज उनको बाकी कोई ऐसी कोमॉर्बिड्स नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन या बाकी कोई और ऐसी तकलीफ जिसकी वजह से वो बिल्कुल लागर हैं, अगर तो जस्ट उन्होंने टीबी की मेडिकेशन ही लेनी है तो वो तो दिन में एक मरतबा सिर्फ लेनी है। तो वो दिन में एक मरतबा दवाई सहरी से पहले ले लें। हाँ। उसके बाद अगर हिम्मत है उनमें, जैसे हाइपरटेंसिव्स लेते हैं या इवन अगर शुगर के, है तो वो रख सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसी हर्ज नहीं है। ये तो डिपेंड करता है पेशेंट की अपनी विल पावर। बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो ट्यूबरकुलोसिस के साथ अटैच की गई है, और वो ये है कि अगर किसी पेशेंट को टीबी हो गई, जो उसको अंडे खिलाएं और उसको मुर्गी खिलाएं और उसको मतलब उसकी ग़िज़ा जो है वो बहुत हाई कैलोरी कर दें। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस? कि इसमें अगर तो पेशेंट अंडरवेट है, हाँ, और उसने वेट अपना बहुत लॉस किया है फीवर के साथ, क्रॉनिक डिजीज के साथ, उस सूरत में उसे हाई प्रोटीन डाइट दी जा सकती है। जैसे पहले टीबी का ट्रीटमेंट नहीं था, सैनिटोरिया में भेज देते थे, हाँ, वहां पे हाई प्रोटीन में होता था, है ना? जी, हाँ, बहुत सारी जगहों पे दुनिया में थे। नहीं, लेकिन अमूमन होता था हिल स्टेशंस पे ना, दुनिया से दूर। एग्जैक्टली, वो यही समझा जाता था कि हीट, सनशाइन, फ्रेश एयर और गुड न्यूट्रिशन के साथ पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट जो कि अंडरवेट हैं, उनको आप एग्स रिकमेंड कर सकते हैं, मिल्क रिकमेंड कर सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट, ताकि उनका वेट भी बिल्डअप हो सके। क्योंकि फीवर के साथ जो है अगर उनका वेट बहुत लॉस हो गया है तो ऐसी सूरत में मैं रिकमेंड करूंगा। लेकिन ऐसे लोग जो ओबीज हैं, जो ऑलरेडी ओवरवेट हैं, उनके लिए कोई ऐसी स्पेशल डाइट नहीं है कि वो भी साथ शुरू हो जाए। हाँ, मतलब ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हु लॉस्ट वेट एंड हु नीड टू रीगेन देयर स्ट्रेंथ एंड देयर एनर्जी बैक। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। अच्छा नाजरीन, अब डॉक्टर साहब की बातों से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो छुपी हुई और जाहिर दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा है। और आप ये ना समझें कि शहरी, अगर आप शहर में रहते हैं तो जी ये गांव की बीमारी है, जी नहीं, यहाँ पे भी उतना ही प्रॉब्लम है। और कई आपकी डोमेस्टिक हेल्प जो है वो गांव से ही आते हैं और कैरियर्स होते हैं। ठीक है, सो ऐसा कोई भी पेशेंट या इंसान जो आपके सामने खांस रहा हो या उसको बुखार होता हो अनएक्सप्लेन्ड कॉज, और वो बुखार लो ग्रेड फीवर चलता जा रहा हो, वेट लॉस हो, तो फौरी तौर पे उसको चेक कराएं, क्योंकि ये आपके लिए और आपके ख़ानदान की सेहत के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, रोज़ों में स्मोकिंग से जान छुड़ा लीजिए, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा है और बहुत खुशी का और सेहत का पैगाम है। और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।